नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और ये सरवेंद्र जी के साथ होता है चार्ट पर। लास्ट वीक हमने देखा कि काफी तूफान आया और एक्चुअली अगर आप देखें तो इंडेक्स वहीं पे खड़ा है। निफ्टी कहीं गया ही नहीं। लास्ट फ्राइडे जब 23,151 पे बंद हुआ था और अभी भी आप देखेंगे तो 23,114 पे लगभग वहीं पे इंडेक्स खड़ा हुआ है। क्योंकि इस हफ्ते 3 दिन मार्केट ने ठीक ठाक रिकवरी दिखाई, 650 पॉइंट चला और थर्सडे को एक बहुत बड़ी फॉल आई और सब एक दिन में खत्म हो गया, मतलब वाइप आउट हो गया 3 दिन की रैली। और उसके बाद फिर फ्राइडे को ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। तो मतलब 9 दिन चले, 2.5 कोस कहीं चले नहीं, मार्केट वहीं भी खड़ा। लेकिन न चलने के बावजूद इस वीक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, बने और ब्रॉडर मार्केट में काफी कुछ चेंज हुआ। कई सेक्टर्स में काफी परिवर्तन हुए हैं और करेंसी हमारी जबरदस्त तरीके से वीक हुई है। अब आप 93.5 पे पहुंच गए हैं। तो इन सब के बीच में नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं, चार्ट क्या संदेश दे रहा है, कौन से ट्रेड आपको बनाने चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ हमेशा की तरह सरवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सरवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम जब देखा कि वीकली निफ्टी कैसी, पता लगा वहीं पे खड़ी है, कुछ हुआ ही नहीं। पूरे हफ्ते में भूचाल आ गया और निफ्टी वहीं पे है। ये कमाल कैसे हुआ? बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, चमत्कार तो वही हो गया कि जैसे हमने बोला ना कि बहुत जल्दी बहुत सारा गिर गया था, तो अब धीमे धीमे देखिए, जब आप किसी तरफ बहुत जोर से बढ़ते हैं तो फिर आपका मोमेंटम भी कहीं स्लो होता है। चाहे तेजी हो तो टुवर्ड्स द एंड उसका मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है, और चाहे मंदी हो। बट मंदी के केस में कई बार हमने देखा है कि एकदम से पैनिक में बॉटम्स बनते हैं। तो मंदी कभी कभी अलग होती है और शार्प हो जाती है। तो हम्म। वही आपने देखा कि वो सडनली एक छोटा सा पुल बैक आया, और वीक के एंड में हम एकदम से गैप डाउन करके हम फिर नीचे आ गए, क्योंकि उस दिन डाउ जोन्स खुद, इंटरनेशनल मार्केट्स काफी जोर से पिट गए और डाउ जोन्स तकरीबन 800 पॉइंट नीचे था, इंट्राडे में तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे था। तो आई थिंक वो ग्लोबल प्रेशर्स रहेंगे। ये जिस तरह के जियो पॉलिटिकल समीकरण चल रहे हैं, जिस तरह से एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स पे रोज ना कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है। और देखिए, वो एक चीज है, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस का मार्केट है, वो यूएस वाले को शायद इंपैक्ट करता हो, यूरोप वाला यूरोप को करेगा, इंडिया इंडिया को करेगा। बट एनर्जीज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, क्रूड एक ऐसी चीज है कि वो दिन की 250 300 400 बिलियन की आई थिंक दिन की ट्रेडिंग होती है उसमें। और वो एक, उसके बाद जो भाव बनता है, वो हर एक जीवित इंसान को जो इस पृथ्वी पे है, उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको छूता ही है। तो ये एक ऐसी चीज है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी ने एकदम ये कोहराम मचाया हुआ है। उसमें आप देखिए, क्रूड में भी बहुत वॉलेटिलिटी है, जब हम देखेंगे चार्ट तो आई थिंक वहां कोहराम मचा हुआ है, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको ये जो वीकनेस का दौर चल रहा है, ये उसी कारण से मेरे ख्याल से चल रहा है। वो एक प्राइम कारक है इस बाजार की वॉलेटिलिटी का भी और इस बाजार की वीकनेस का भी। ओके, आप सही कह रहे हैं। जैसे शरीर में खून बहता है धमनियों में, वैसे ही देश जी। की जो धमनियां है इकोनॉमी की, उसमें एनर्जी बहती है। और एनर्जी का एक सबसे बड़ा पार्ट कच्चा तेल है, जिसने पूरी दुनिया को इस समय हिला रखा है। लेकिन जी। निफ्टी ने भी हिला रखा है भाई। निफ्टी मतलब कहीं गया भी नहीं और पूरे हफ्ते में लोगों को ऐसा उठा पटक मारी कि पूछिए मत आप। जब 3 दिन की रैली एक दिन में उड़ा दी, तो मतलब सबको परेशान भी कर लिया और निफ्टी कहीं गया ही नहीं। जी, देखिए, ऐसा होता है कई बार बेयर मार्केट सेटअप्स में, या जब बाजार गिर रहा होता है तो पुलबैक्स भी शार्प होते हैं, फिर साथ में एकदम से करेक्शंस भी उसके वापस से शार्प आ जाते हैं। तो उसी थॉट में आई थिंक वो जो पहला 3 दिन का गेन था वो 2 दिन में चला गया, तो आप 2 - 2 टाइप्स ऑफ जीरो, न्यूट्रल पे आप आ गए, 3 - 2, और वो ट्रैक्शन में आप जीरो पे आ गए। तो आई थिंक इसलिए आपको नेट मूवमेंट नहीं दिख रहा है। बट इंट्रा, मैं सबको यही बोलता हूँ ना कि इंट्राडे में काफी मूवमेंट था। मतलब आप जब एक्चुअली जब मूवमेंट्स और स्विंग्स जोड़ने जाते हैं तो आपको ऐसा दिखता तो आपको है इस हफ्ते में कि मार्केट फ्लैट बंद हो गया। बट इस पूरे हफ्ते में तकरीबन 1,500 से 2,000 पॉइंट की जर्नी, आर्ली चार्ट्स अगर आप देखेंगे स्विंग्स में, तकरीबन वो हो गई है। तो कई बार क्या होता है, ऑन 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 द फेस ऑफ इट आपको सतह पे तो लगता है कि, अब जो डेली क्लोजिंग चार्ट देखेगा, जो वीकली क्लोजिंग चार्ट देखेगा, सडनली उसने हफ्ते के बाद में आके देखेगा, तो बोलेगा अरे चलो कुछ नहीं हुआ, फ्लैट है। बट जिन्होंने इसको जिया है इस हफ्ते को, गैप अप गैप डाउन में, और खास तौर से जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर्स, वो जो उन्होंने जो वॉलेटिलिटी झेली है, आई थिंक उनको हैट्स ऑफ की, ये हफ्ता उन्होंने निकाला होगा इस वॉलेटिलिटी में। तो देखिए, ये चलने वाला है, ये चलते रहेगा। एक
बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि आप इस जगह क्यों रुक गए हैं, क्योंकि जो आपने एक ब्रॉडर रेंज बनाई थी उसके मिडिल पार्ट को आपने तोड़ा, और वो 24,300 के आसपास के लेवल थे, और आप नीचे देख लीजिए 21,700 21,800 वाले लेवल्स हैं। उनके तकरीबन बीच के भी रीजन में आप पहुंचे हुए हैं इस समय, आप देखिए। तो जो मिडिल ग्राउंड होता है ना, वहां पे हमेशा फिर वो पोजिशनिंग ये होती है कि फिर से कशमकश अब लड़ी जाएगी छोटे टर्फ पे। अभी आपने लड़ाई लड़ी थी ये, जो वो पूरे बड़े टर्फ पे लड़ी थी 26,000 से लेके 22,000 की लड़ाई में 24,000 वो भी बीच का आंकड़ा है, और 24 और 22 के बीच में वो 23 का जो आंकड़ा है ना, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट पे थोड़ी सी शॉर्ट टर्म कशमकश वापस है। लोगों को लग रहा है चलो भाई 23 रुक जाए, और जिनको तोड़ना है उनको लग रहा है कि शायद हम 23 तोड़ ले जाएं। तो वो चीज बिल्कुल आ सकती है, बट टेक्टिकली मुझे लगता है अलर्ट ये रहना है आपको अगले हफ्ते, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि ये साल का एंड है, ईयरली क्लोजिंग है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। बहुत सारे लोगों का एडजस्टमेंट होगा, टैक्स के भी पैसे आए। अभी म्यूचुअल फंड में भी आई थिंक जिनको लास्ट के जिनके बाकी रह गए हैं इस साल के एलोकेशन, वो आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड खुद कैश पे बैठा होगा, उनकी थोड़ी बाइंग आ सकती है। तो यूजुअली मैंने देखा है कि मार्च के लास्ट वीक में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि गिरावट नहीं आती, क्योंकि थोड़ी बाइंग तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी आएगी, और फंड्स वालों को लालच भी रहेगी कि 26 वाला मार्केट उनको 23 पे मिल रहा है। तकरीबन तकरीबन 15% हाई से नीचे उनको चीजें मिल रही हैं इंडेक्स में। स्टॉक्स की तो जो धुलाई हुई है वो तो अलग। तो आई थिंक थोड़ा-थोड़ा निबलिंग, थोड़ा-थोड़ा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा लोग छोटे-छोटे बाइट्स लेने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 4 दिन, और डेफिनिटली फंड वाले चाहेंगे कि उनकी एनएवी संभले, तो कोई नहीं चाहता गिरता हुआ बाजार। फंड इंडस्ट्री में कौन चाहेगा कि बाजार गिरे? तो आई थिंक थोड़ा वहाँ पे भी आएगी, बिल्कुल बाइंग आएगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब 4 दिन में फाइनेंशियल क्लोज में बहुत कुछ होगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक छुट्टी भी है। तो शायद इन्हीं रेंजेस में आप रह जाओ, या जैसे मैंने बोला देखिए 22 का डाउन साइड तो खुला ही हुआ है, वो तो हम 26 से ही बोल रहे हैं, तो वो डाउन साइड खुला है। मुझे लगता है शायद आने वाले हफ्ते में शायद ना आए, नॉट दैट कि नहीं आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ दीज रीजन मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिन बाइंग रहेगी, फिर एक बैंक हॉलिडे रहेगी, सेटलमेंट मर्ज रहेगा। बहुत कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स छोटे-छोटे मार्केट के हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आए अनलेस अनटिल बाहर कुछ बहुत बड़ा, बाहर बाहर कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। तब तक मुझे लगता है अगले हफ्ते में बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। तो त्रिशंकु बना हुआ है निफ्टी 24 और जी, 22 के बीच में 23 पे त्रिशंकु बन गया है। लेकिन मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, एकदम सरल सा सवाल है ये, जी। कि थोड़ा सा लंबे नजरिए से पूछ रहा हूँ कि पहले 22,000 के पहले 24,300। देखिए, वो तो इस समय हमने क्लियरली डिस्कस किया कि बड़ा मुश्किल होगा 24,300 को क्लियर करना, बड़ा मुश्किल होगा, और उसकी तरफ पुल बैक जरूर आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पुल बैक जरूर आ सकता है। अब देखिए आजकल तो सारा कुछ ट्रम्प साहब की ट्वीट पे चलता है। कल को कुछ हुआ कि बोले भाई मैंने तो यहाँ पे भी पीस ब्रोकर कर दी है, कुछ भी ऐसा कुछ आ जाए ओवरनाइट, तो वो तो हमारे आपके किसी के हाथ में नहीं है। उसके वजह से आपको एक बड़ा उछाल भी दिख सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई काफी एक्सटेंड हो चुकी है। मुझे लगता है दोनों लोगों को इसका कॉस्ट बहुत भारी पड़ रहा होगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ये झगड़ा चले ऐसा लगता मुझे तो नहीं है, बट ऑनेस्टली मैं कोई उसका ज्ञाता तो नहीं हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये बट मेरा मानना ये है कि लड़ाई में किसी का फायदा होता नहीं है। तो शायद ना शायद कहीं ना तो कहीं खत्म होगी, और होगी रात में किसी ट्वीट के साथ ही। तो हमको सुबह गैप अप या गैप डाउन ही मिलना है। अगर बढ़ना है तो भी गैप डाउन मिलना है पॉसिबली, और अगर बाजार को बढ़ना है तो भी गैप अप मिलना है पॉसिबली। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसमें किसी का बस नहीं चलेगा। बट अगर कुछ ज्यादा नया नहीं हो रहा है, करंट सेटअप ही ऐसे ही थोड़े बहुत बम गोले एक तरफ एक दूसरे की तरफ गिर रहे हैं, तब तक मुझे लगता है अगला हफ्ता अनइवेंटफुल जाएगा इंडिया के लिए। बाकी दुनिया का मुझे अलग से देखूंगा, बट इंडिया के लिए अनइवेंटफुल होगा। स्लाइटली बुलिश रह सकता है, क्योंकि बाइंग तो जरूर आएगी फंड्स की, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप करो पहले 24,300, आपका टिल्ट उधर की तरफ है। 24,300 नहीं आएगा, ऐसा भी बोलता 24,300 का ब्रेकआउट तो नहीं होगा। उसको क्लियर हम्म, करना आपकी नानी याद आ जाएगी। बट या हम्म। 23,800 24,000 की तरफ पुल बैक आ सकता है। मैं उसको बिल्कुल जीरो नहीं कर रहा हूँ उस प्रोबेबिलिटी। जी, ओके, तो एक अच्छी खबर है दर्शकों के लिए कि सरवेन जी आज बुलिश है। अच्छा निफ्टी 500 की तरफ चले तो जी है। 21,327 पे ये भी है। और यार आप एक बात सही कर रहे थे कि जिसने लास्ट वीक डे बाय डे जिया है ना, वो 775 पॉइंट की निफ्टी की जो फॉल थी ना, वो डराने वाली थी। मतलब बहुत कई महीनों बाद, ये कितने सालों बाद एक दिन में इतनी बड़ी फॉल हुई थी कि आपका बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट गिर गया। तो निफ्टी 500 क्या कह रहा है, इसका चार्ट कैसा दिख रहा है? देखिए ये भी तकरीबन अपने मिड रेंज में ही फंसा है, स्लाइटली उससे थोड़ा लोअर है।
थॉट यहाँ पे भी वही है। ये एक बड़ा इंडेक्स है और इसने 2026 में नई हाई मारा और हम ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि चार्ल्स डाउ साहब बहुत सिंपल सी थ्योरी लिख के गए 6 पॉइंट की। उसमें छठा पॉइंट ये है कि एवरेजेस मस्ट कन्फर्म। तो किसी भी बड़े देश के या बड़ी इकोनॉमी के जो 3-4 बड़े इंडाइसेस होते हैं, जो अलग-अलग सेक्टर इंडस्ट्रीज को देखते हैं, वो कन्फर्म होने चाहिए। डाउ थ्योरी के हिसाब से स्पेशली उन्होंने बोला था कि अगर माल बन रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल्स में मूवमेंट है तो ट्रांसपोर्ट ट्रकों में, ट्रेनों में, प्लेनों में माल जाना चाहिए, शिप्स में माल जाना चाहिए। तो अगर माल बन रहा है और जा नहीं रहा है तो मतलब कहीं स्टॉक हो रहा है और बैलेंस शीट में सेल नहीं हो रही है। तो वो ट्रांसपोर्ट और डाउ का अगर आप देखेंगे तो वो भी अभी बहुत ज्यादा अलग अलग ही चल रहे हैं, कोई बहुत सिंक में नहीं चल रहे हैं। तो वहां पे भी देख के यही लग रहा है कि भाई एवरेजेस मस्ट कंफर्म, तो वो यूएस में भी नहीं हो रहा। इंडिया के केस में मैंने ब्रॉडली ये देख लिया, या तो आप निफ्टी को निफ्टी 500 से कंपेयर कर लीजिए, या निफ्टी को आप बैंक निफ्टी से कंपेयर कर लीजिए, निफ्टी फाइनेंशियल से कर लीजिए, या किसी भी सेक्टर इंडाइसेस से कर लीजिए। तो आपको वहां पे भी वो फ्लेवर मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि 3 बड़े इंडाइसेस हैं, निफ्टी फाइनेंशियल्स, चाहे बैंक निफ्टी, निफ्टी 500 और निफ्टी। निफ्टी से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे रुझान, कभी-कभी एडवांस अलर्ट जिसको आप बोलते हैं ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम एवेक्स, जो कि आजकल बहुत लगा हुआ है। ईरान पे भी लगा हुआ है, यूएस ने भी लगा के रखा है, ईरान ने भी लगाया होगा। एवेक्स जो आपके सायरन बजते हैं, तो आई थिंक ये सायरन बज जाते हैं जब सारे इंडाइसेस कुछ अलग-अलग, भिन्न-भिन्न करने लगते हैं। तो आपके दिमाग की घंटी बजने लगती है एक एनालिस्ट की कि भई जो इसको देखता है कि भाई अब यहाँ से गड़बड़ होने की चांस या ट्रेंड रिवर्सल होने की चांस बढ़ती जा रही है। तो उसी मद्देनजर आई थिंक ये भी वही बीच में लटका है। थोड़ा-सा स्लाइटली इसमें थोड़ा-सा टिल्ट अभी भी हल्का-सा नेगेटिव है क्योंकि इसने 26 में नया हाई नहीं बनाया और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कंपैरेबल टारगेट्स इसके भी लोअर पेंडिंग है। 21,800 22,000 के टारगेट्स यहाँ पे भी है, मुझे लगता है कि कहीं पेंडिंग होंगे नीचे के। तो यहाँ पे भी आपको थॉट यही है कि आप उन एरियाज़ की तरफ कहीं जा सकते हैं और मुझे लगता है कि माफ़ कीजिएगा 19,500 20,000 के टारगेट्स यहाँ पे, और आप यहाँ भी लोअर एंड की तरफ आप जाएँगे। बट जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक जिस तरह के ओवरसोल्ड रीडिंग्स चल रहे हैं अभी ओवरऑल बाज़ार में, एक छोटा बाउंस डेफिनिटली आ सकता है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 22,400 22,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा, बट डेफिनेटली उस तरफ बाउंस आ सकता है। तो जिनकी पोज़ीशंस हैं कहीं, जिनकी इंडेक्स में पोज़ीशंस होंगी, जिनकी भी हैं, आई थिंक अगर जो शॉर्ट लोग चल रहे हैं, उनको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कहीं इन्हीं एरियाज़ के ऊपर रखने चाहिए। निफ्टी में 24,300 के ऊपर और निफ्टी 500 में 22,400 के ऊपर, 22,500 के ऊपर। ये वो लोग हैं जो कि अपने प्रॉफिट्स में से हल्का-सा ड्रॉडाउन पचा सकते हैं और जिनको लगता है कि हमारे पैसे साल के बन गए हैं 25-30% और वो लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपके साल के 25-30% ट्रेड विद इन अ ट्रेड में बन रहे हैं, आप एक लॉन्ग ओनली फंड थे या आप लॉन्ग लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हैं, लेकिन इसी साल में कैश जनरेट करके या माल बेच के आपको 25% 30% नीचे लेने मिल रहा है, या स्टॉक्स में तो मुझे दिख रहा है 40-50% भी आपको नीचे लेने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस साल का आपका काम हो गया है, अज्यूमिंग कि उस स्टॉक को आप अगले 10 साल होल्ड करना चाहते थे। कोई भी एक्स वाई जेड आपका स्टॉक था और आपने बोला ये मेरा लॉन्ग ओनली 10 साल 20 साल का होल्डिंग है, तो अगर आपने उसको बेचा है इस साल में और आपको 25 30 40 50% नीचे मिल रहा है, तो आई थिंक इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपके लिए कि ट्रेड विद इन अ ट्रेड, आपके ट्रेड के अंदर ही आपको एक अच्छा पैसा और मुनाफा बन गया, आपने माल बेच दिया और आप नीचे में आपको लेने मिलता है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये होता है कि अगर आपने 100 शेयर बेचे हैं और 80 में कवर करते हैं, तो अब आप खाली 100 शेयर नहीं कवर कर पाएँगे, आप 125 शेयर कवर कर पाएँगे। तो आपकी पोर्टफोलियो की साइज़ बढ़ जाएगी। एवरी 20% डिक्लाइन इफ यू आर एबल टू कैप्चर, यू कैन इंक्रीज़ योर पोर्टफोलियो साइज़ बाय 1.25, मतलब 0.25। तो आपका पोर्टफोलियो साइज़ 25% और बढ़ जाता है, 100 का 125 हो जाता है। बहुत बारीक सी चीज़ है, बट जिसको समझ में आती है, वो बहुत बड़ा अल्फा जनरेट कर सकता है अपनी लाइफ़ में। मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि निफ्टी चला तो 21 से 26 खाली 25,000 पॉइंट है, गए 25 साल में, लेकिन जब आप उसके स्विंग्स जोड़ते हैं, तो मूवमेंट अपवर्ड्स ऑफ 80-90,000 पॉइंट्स निफ्टी का रह चुका है। इंटरेस्टिंग, जी, नहीं ये तो करना ही चाहिए। जी, अच्छा, नेक्स्ट चार्ट है आईटी का, निफ्टी आईटी का। ये एक बहुत ही बेचारा इंडेक्स था जिसकी जी, लास्ट वीक बिना मतलब के पिटाई की गई। कोई बुरी खबर इसके लिए नहीं आई थी, फिर भी इसको पीट दिया गया। फिर मेरे ख्याल में ट्यूसडे को एक रिपोर्ट आई गेस सीएलएसए की थी, जिसमें बड़े लंबे लंबे इनके टारगेट दिए गए, तमाम पूरी सेक्टर की रिपोर्ट थी। तो उसके बाद उस दिन आईटी में जोरदार तेजी बनी, काफी बढ़िया तेजी बनी। मैंने एक चीज नोटिस की, अगर आपने नोटिस की तो उसका जवाब दो। मैंने ट्वीट पे लिखा था
कि जिस दिन वो रैली आई थी आईटी इंडेक्स में, तो सभी आईटी स्टॉक जो दिग्गज है, बड़े बड़े हैं, जितने प्रमुख स्टॉक हैं, मोस्टली 11:30 बजे डॉट सबका पीक बन गया था। उस मतलब गैप अप हुआ, बढ़िया रिपोर्ट लोगों ने पढ़ी, शानदार रैली हुई, लेकिन चार्ट आप जब हमने इवनिंग रिपोर्ट बनाई तो हमने देखा हर स्टॉक आईटी का ठीक 11:30 बजे उसने टॉप बना दिया। उसके बाद वो घूम के नीचे बंद हुआ। तो डे क्लोजिंग तो अच्छी थी उसने, लेकिन टॉप से स्टॉक नीचे गिरा। और हमारा क्वेश्चन ये कि हर हर स्टॉक का टॉप 11:30 बजे क्यों बना, डॉट 11:30? आप चार्ट देख लेना, कुछ आपको ऐसा आपने नोटिस किया गया? देखिए, साइकिल्स तो डेफिनेटली प्ले आउट होती हैं मार्केट की, और कहीं ना कहीं टाइम साइकिल्स कभी इंट्राडे में भी आके कन्वर्ज होती हैं टाइम के साथ, और उसकी वजह से मूवमेंट्स आ सकते हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा है, मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल रिपोर्ट्स पढ़ता नहीं हूँ और मुझे उसका ज्ञान भी नहीं है, उस रिपोर्ट का, सॉरी। तो कहने का मकसद यहाँ पे यही रहेगा कि देखिए, अगर मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी बड़े एफआई की रिपोर्ट है, तो आई थिंक 12-18 महीने से कम ड्यूरेशन नहीं होगा, और उस एंगल से वो लोग सोचना शुरू किए होंगे। तो मैं कहता हूँ उस सोच में, वैसे यूजुअली मैं ऐसी रिपोर्ट के साथ बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता हूँ, बट ब्रॉडली उस सोच के लिए कि भाई ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, और बाजार और फंड वाले अपने एंगल को क्या देखते हैं, उनको आउट परफॉर्मेंस भी चाहिए। देखिए, उनके पास पैसा है, पूरा पैसा वो कैश में लेके बैठ नहीं सकते, क्योंकि रेगुलेटरी जो नॉर्म्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए या फंड्स के लिए, उनमें कई सारे फंड्स में रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं, और वो सारा कुछ पैसा कैश में लेके नहीं बैठ सकते हैं, वो उनके बिजनेस मॉडल में फिट नहीं होता है। तो उनको कुछ ना कुछ तो लेना ही है, क्योंकि उनको इन्वेस्टेड रहना है। तो वो रिलेटिव परफॉर्मेंस ढूंढते हैं कि भाई कहाँ मेरा पैसा कम टूटेगा। अज्यूमिंग मार्केट गिरने वाला है, निफ्टी नेगेटिव परफॉर्म करने वाला है, तो कहाँ मेरा पैसा निफ्टी से कम टूटेगा, कहाँ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आई थिंक डेफिनेटली अब जब हम इस ये हमारा टॉप सेल सेक्टर था, 40-45 हजार से भी हम इसको टॉप सेल ही बोल रहे थे। वो फेज जो ब्रेकआउट हुआ था, वहां भी हमने कॉल यही दिया था कि भाई ठीक है, एक लास्ट लेग चल रहा है, चलने देंगे, जहां खत्म हुआ इसकी स्टोरी अगले 1.5-2 साल के लिए एंड है। तो आप ये देखिए कि ये सेक्टर ऑलरेडी 25 के स्टार्ट में टॉप आउट होके अब इसने 12-15 महीने तो निकाल लिए हैं, और बाजार से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो 26 के हाई में इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और बहुत लोअर लेवल से ही घूम गया, 40,000 के ऊपर ही नहीं जा पाया। तो अब जो चीज एक समय में 45-46 हजार थी, वो अगर अब आपको ऑलमोस्ट इस हफ्ते हमने 28,000 का लो रख दिया, तकरीबन तकरीबन आधी तो नहीं बोलेंगे, बट तकरीबन तकरीबन फ्लेवर वाइज आप आधे हो गए हैं। स्टॉक्स तो कई सारे आधे से भी कम हो गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज की अब ये पिट चुका है, बेस भी पहले यही बनाएगा। अगर निफ्टी का एक लेग और पॉसिबली कहीं नीचे और डाउन साइड बाकी है, तो उसमें शायद ये आउट परफॉर्म कर ले जाए। शायद गिरेगा जरूर निफ्टी के साथ, अगर ओवरऑल बाजार इस कगार पे है कि गिर रहा है, थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन शायद कम गिरे, क्योंकि अब यहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचे। अब कोई मुझे बोले कि यहाँ कुछ नया करना है, तो अब बेचने के तो रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं। तो जब किसी चीज के बेचने के रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचे, तो इसका कहने का मतलब है कि धीमे धीमे रिस्क रिवॉर्ड अब बुलिश होना शुरू हो जाएंगे। एवरी 500,000 पॉइंट जब ये गिरेगा, तो वो रिस्क रिवॉर्ड जो है इसका, वो बेचने का खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है 26 और 27 की रेंज में बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। अनलेस अंटिल वो 26-27 वाले सपोर्ट एरिया, वो जो पर्पल लाइन है और ऑरेंज ऑरेंज वाली लाइन, अगर वो टूट जाती है, वो ग्रीन एरोज वाली जो लाइन है, किन्हीं कारणवश अगर वो टूट जाती है, कुछ बहुत अनइवेंटफुल या फोर्स मेजर टाइप का कुछ बहुत बड़ा ग्लोबल कुछ फियास्को हो जाता है, तो अलग बात है। बट मुझे लगता है कि उन एरियाज के आसपास डेफिनेटली इसमें अगर नई रैली नहीं बिल्ड हुई, तो एक डिसेंट बाउंस तो आएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अब बेचने में कुछ बचा नहीं। तो मैं इसको अभी भी, जब मैं किसी भी चीज को खेलूंगा, जैसे निफ्टी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो थॉट यही है कि एक एटलीस्ट ओवरसोल्ड कंडीशन से बाउंस बैक आ सकता है। क्वालिटी ऑफ दैट बाउंस, जब बाउंस आता है, उसकी क्वालिटी को जब हम मापते हैं, वेव काउंट्स करते हैं, उसको देखते हैं, उसका वॉल्यूम सिग्नेचर्स, मोमेंटम सिग्नेचर सब देखते हैं, उसके बाद हम इस बात का एक और क्लियर इंडिकेशन निकाल पाते हैं कि शायद नई रैली चालू हुई है या नहीं, या एडवांस इंपल्सिव है या करेक्टिव है। तो वो हम तब डिसाइड करेंगे। बट एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अब बेचने के रिजॉर्ट खत्म होते जा रहे हैं। इसका मतलब धीमे धीमे कहीं अब लेने के रिजॉर्ट आएंगे। वो कॉल अभी हम ले नहीं रहे, बट अब ये सेक्टर हमारा लास्ट सेक्टर है टच करने के लिए। इसमें अब हम कुछ नया आपको नहीं बता सकते कि कुछ नए टारगेट और नीचे के निकल जाए और वो सब हो जाए। उस तरह का अब हम इसमें काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होगा, बाउंस बैक बहुत विशेष आएगा। बेयर मार्केट के बाउंस बैक बहुत विशेष होते हैं, और गलती से अगर आपने गलत भाव से कोई चीज ले बेच दी है, तो आपको फिर कवर करने नहीं मिलेगी, बहुत मतलब नुकसान हो सकता है। तो बहुत संभल के करना चाहिए। शॉर्टिंग तो बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड गेम, सबसे नहीं होता है, हर आदमी के डीएनए में नहीं होता। तो आप इसको संभालिए और समझिए कि अब रिस्क रिवॉर्ड नहीं रह गया। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, जिनको फिर अगेन 3-5 साल वाले जो लोग हैं, जिनको एसआईपी शुरू करनी है,
आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, कहीं ये 27, 28, 26 वाली जो रेंज है, धीमे धीमे अगर आप आईटी में एसआईपी शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम आएगी बड़ी। तो ओवरऑल जैसे मैंने बोला ना, रिस्क रिवॉर्ड्स अब यहाँ सुधरते जा रहे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि मतलब अगर आप बहुत विशेषज्ञ नहीं चार्ट के, सर्वे जो बता रहे हैं, तब भी देख के लगता है कि यार अब शॉर्ट नहीं बचा है इसमें, कि यार हैं। अब शॉर्ट में फंसेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि शॉर्ट करना सबको नहीं आता है। अगर जी इस बाजार में जहां युद्ध की वजह से इतने शॉर्ट हुए हैं, मार्केट खूब वन साइडेड गिर रहा है, नेगेटिविटी खुद फैली हुई है, हर आदमी उसके अगेंस्ट बोल रहा है, गलती से भी जिस दिन पॉजिटिव खबर आएगी ना, इतना भयानक शॉर्ट कवरिंग होगी कि आप पकड़ तो जी पाओगे नहीं, और गलती से अगर आपका शॉर्ट है तो आपके बहुत पैसे लगने वाले हैं। एक दिन एक फर्जी जी खबर पे आपने देखा होगा, इंट्राडे में 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया था। जी जी वो एक जी घंटे में उसने बता दिया था कि मैं किस चाल से चल सकता हूं। तो जो लोग जी शॉर्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करें, क्योंकि गेम जिस दिन पलटा, वो ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आपको जो है बर्बाद कर देगा। इसलिए शॉर्ट बहुत ध्यान से करें। अब रिवार्ड बचा नहीं है आपके लिए शॉर्ट में, वो चार्ट भी सारा। अच्छा, मैं क्वेश्चन, ये जो मेरा वो क्वेश्चन नहीं था साइकिल वाला, जी मेरा जी क्वेश्चन ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे स्टॉक्स का टॉप एक ही टाइम पे बने। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता है किसी इंडिविजुअल, किसी संस्था, कुछ मैं नहीं जानता हूं, बट इसमें किसी ने बास्केट बाइंग और बास्केट सेलिंग की, क्योंकि एकदम ठीक 11:30 बजे 10 टॉप स्टॉक का टॉप नहीं बन सकता, किसी का तो आगे पीछे बनेगा। हाँ, तो डेफिनेटली इसमें कोई बास्केट होगी, किसी फंड की बास्केट होगी, किसी आईटी यस। फंड की बास्केट हो सकती है। आईटी हम्म। म्यूचुअल फंड ने सोचा होगा कि मुझे एक्स वाई जेड यूनिट्स रिडीम करने हैं, तो यस। उनको फिर तो बास्केट ही बेचनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी अच्छा फंड अगर रिड्यूस करता है तो सभी कुछ थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आईटी फंड है तो आप एक ही कोई स्टॉक बेच देंगे। आप कुछ ना 3, 4, 5 स्टॉक की तो बास्केट बेचेंगे, और अगर आपको एक ब्रॉड रिडम्पशन आया है, तो आप डेफिनेटली आपको बास्केट बेचनी पड़ेगी। आपको एनएवी अगर पकड़नी है ठीक से, देयर इज हम्म। समथिंग कॉल्ड एज अ स्लिपेज एंड ट्रैकिंग एरर। कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से ट्रैकिंग एरर नहीं चाहता। तो अगर आप एक ही कोई पर्टिकुलर स्टॉक को अंडरवेट ओवरवेट हो जाएंगे ना, तो आपका ट्रैकिंग एरर बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो लोग नहीं चाहते कि उनके इंडेक्स से उनका बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एरर हो। तो फंड इंडस्ट्री इसको बहुत बड़ा मैट्रिक्स मानती है फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस का, कि आप अपने अंडरलाइंग से कितना आपका ट्रैकिंग एरर है। मतलब अगर आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और बीट कर रहे हैं तो कितना अल्फा ला रहे हैं, और अगर ट्रैकिंग एरर आपको हो रहा है और आप उससे कम कमा पा रहे हैं, तो आप क्यों उससे कम क्यों कमा रहे हैं? तो ज्यादा कमाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर फंड मैनेजर कम कमाने से डरता है। अगर ट्रैकिंग एरर में उसको थोड़ा नुकसान हो गया, तो वहां उसकी नौकरी भी जा सकती है। मतलब अगर कंसिस्टेंटली ये होता रहे, तो फंड मैनेजर के अप्रेजल में एक लाल धब्बा पड़ जाएगा कि भाई इसका बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एरर आ रहा है, अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। और अगर आप देखें लास्ट कुछ हफ्तों से चर्चा, तो वो सारे फंड्स या फंड मैनेजर जो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर गए 2, 4 साल से, देखिए उनके एयूएम्स में कितना शार्प रिडक्शन है। क्योंकि मार्केट इज अनफॉरगिविंग, क्लाइंट इज अनफॉरगिविंग। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए बड़ा नाम होने के बावजूद, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो उस साइकिल में आपसे पैसा ले लेंगे। भला ही उसके बाद आप उनको फिर से कन्विंस करके वापस लौटा लाएं, बट एक बार आपका एयूएम कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी फंड मैनेजर वो ट्रैकिंग एरर की गलती नहीं करना चाहता नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में तो उसको अल्फा बोलते हैं कि भाई साहब हमने अल्फा कमाया है। बट नेगेटिव साइड में कोई नेगेटिव अल्फा अगर आ गया आपका ट्रैकिंग एरर, तो प्रॉब्लम है। राइट। तो अगला है अपना डॉलर और रुपए का। जी इस हफ्ते डॉलर काफी मजबूत हुआ और रुपए की अच्छी पिटाई हुई है। इनफैक्ट फ्राइडे जी को 1 रुपया से ज्यादा कमजोर हुआ है अपना रुपया, मतलब डॉलर के अगेंस्ट में। थर्सडे को 92 के आसपास था, या 92 समथिंग में था, और शुक्रवार को हम देख रहे हैं कि 93.65। जी नो डाउट कि इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ओर से डिमांड आ रही होगी, क्योंकि उनको $150 पे पेमेंट करने हैं, क्रूड खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना। तो एक बड़ा रीजन ये भी है कि एफआई ने बहुत दमा के, मतलब खूब जोरदार बिकवाली की है लास्ट वीक। जी और ये एक सर्कल बन जाता है कि करेंसी वीक हो रही तो और बेचेंगे, क्योंकि उनको जितनी जल्दी बेच के अपना पैसा सीधा कर ले। तो क्या कह रहा है ये, अब तो जो आपने पिछली बार कहा था कि 100 अपनी तरफ खींचेगा, खींच जी रहा है क्या अब जोर से? देखिए, देखता हूँ सब कुछ, बाय सेल सब में कर लेता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे टारगेट को रिवाइज करने में दर्द होता है हर बार। मतलब मैंने सोचा था चलो यार, अपनी देश की इकोनॉमी है, कंट्री है, हम भी कहीं आएंगे जाएंगे तो रुपया, अपनी करेंसी स्ट्रांग हो, ये एक गर्व की बात होनी चाहिए। तो सोचा था चलो 89, 90 के आसपास से पलटेगा और फिर स्ट्रांग होगा। और मैंने तब सोचा था कि
काफी स्ट्रांग होगा, 15-20% अप्रिसिएशन फिर हमको वहां से मिलना चाहिए। बट सैडली वो नहीं हुआ और टारगेट्स मुझे रिवाइज करके थोड़े वीक टारगेट्स और देने पड़े, मतलब यहाँ रुपया वीक हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा चलो 94 95, तो अब वो आ रहा है, तो मुझे लगा 94 95 आते आते तक मोमेंटम में दम टूटेगा, थकान आएगी और पलटने के संकेत मिलेंगे। लेकिन जिस तरह का ये कैंडल का ब्रेकआउट अब आप देख रहे हैं, इस मंथली कैंडल का ब्रेकआउट, और अपनी अपनी 10 साल की बेयर कंट्रोल लाइन से बाहर जा रहा है, मतलब बेयर, तो मतलब अब ये पूरा का पूरा बुल टेरिटरी में चला गया है। बुल टेरिटरी ऑफ रूपी मींस डॉलर स्ट्रेंथ एंड रूपी वीकनेस। तो अब ये पूरा का पूरा गेम डॉलर बुल्स के हाथ में चला गया है, जिस तरह की ये कैंडल की ब्रेकआउट हुई है। तो अब रूपी बुल्स को ये गेम पलटने के लिए बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस, गोइंग बैक टू फ्यू ट्रेडर्स विच आई रिस्पेक्ट, कि भाई चाहे चार्ल्स डाउ हो, चाहे जेसी लिवरमोर हो, जेसी लिवरमोर साहब ने भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। उसमें से एक बात यही है कि राउंड नंबर्स में एक कशिश होती है अपनी तरफ खींचने की। तो राउंड नंबर्स खींचेंगे और सैकड़ा चेंज होगा तो और जोर से खींचेंगे। तो फ्रॉम, अब आप जो 3 फिगर में जाएँगे, 100 जो आप 100 के मल्टीपल्स में जाएँगे 10 से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुल है। एक बार हर चीज़ वो बहुत बड़ी पुल होती है। तो 100 में एक बार आप पहुँचे, फिर ठीक है। उसके बाद 100 का पहला पुल बहुत ज़बरदस्त होगा, फिर 200 का मेबी थोड़ा कम होगा, 300 का थोड़ा उससे 300 जाते-जाते तो और 400, और मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, आईएनआर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो 500 का फिर बड़ा पुल होता है, बिकॉज़ दैट इज़ 50% मार्क फ्रॉम 0 टू 1000। तो 100 का बहुत बड़ा पुल होता है, फिर 500, फिर 1000 के बाद फिर आपका सैकड़ा चेंज हो गया, फिर 2000। सो समथिंग लाइक दैट। तो यस, 100 का पुल रहेगा। देखिए आप, इसके पहले सिल्वर को भी 100 ने ऐसे अपनी तरफ खींचा, और 100 खींचने के बाद क्या होता है कि उसके बाद एक शार्प अपसाइड आता है। मतलब 100 के बाद एकदम से शॉर्ट कवरिंग आएगी, लोग जाग जाएँगे, जो सो रहे हैं वो भी कूद पड़ेंगे, नए-नए प्लेयर्स उतर जाएँगे और वो एकदम से 10-15% की शार्प आपको अपसाइड मिलेगी, जो सिल्वर में भी हुई, और वही क्लाइमैक्स हुआ। हम्म। एवरीबॉडी जम्प्ड इन टुगेदर। तो फिर देखिए सिल्वर का क्या असर हो गया, 121 के बाद आज भी 70-65 कर रहा है। तो उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही बड़ा होता है। तो आई थिंक वो, अगर मैं तो चाहूँगा कि ना जाए। अगर आप दिल से पूछें एक ऐसा चार्ट जो मैं चाहूँ कि ये ना मुझे फॉलो करे, तो रुपया होगा कि भाई 100 नहीं जाए, क्योंकि फिर तो ग्लोबल हेडलाइन बन जाएगी और बहुत छीछा लेदर हो जाएगी हमारी। तो मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि वो 100 की ग्लोबल हेडलाइन बने, बट मेरे बस में नहीं है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके की चीजें बदल रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि ये मतलब जा सकता है, क्योंकि चार्ट में तो नो डाउट कि हम भी नहीं चाहते कि जाए। हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तो करेंसी का इससे उससे समर्थक नहीं अब हूँ। जिस तरह का ये मंथली ब्रेकआउट है, जा तो ये उससे कहीं बहुत ज्यादा सकता है, लेकिन वो सब मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। ये ब्रेकआउट से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मतलब एक चार्ट जिसको देख के मैं खुश नहीं हूँ, इवन दो मेरे टारगेट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है, वो रूपी है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, ये घटाएगा नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स को और दिन ब दिन बढ़ाएगा। प्रॉब्लम वहाँ है। और एक ग्लोबल, आप सोचिए ग्लोबल एक हेडलाइन कैसी, सुबह-शाम हर पेपर में वही देखने मिलेगा, बड़े-बड़े बैनर आपको देखने मिलेंगे, और कहीं उसमें गलती से इंडिया का एक डाउनग्रेड आ गया उस चक्कर में, तो और प्रॉब्लम। तो मुझे वो सब आगे की चीज़ें भी दिख रही हैं, जो इसके पीछे-पीछे हो सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा दुःख होता है, मतलब मैं यस। चाहूँगा कि ये नहीं जाए 100, बट वो मैं जैसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, जिस तरह के सेटअप बने जरूर। हैं, ये जाएगा ज़रूर, बट चाहता नहीं हूँ कि जाए। अभी रुपए से संबंधित एक बात आपको और बताऊंगा मैं, लेकिन अभी पहले आगे आगे डिस्कस कर लेते हैं। जी, और हमारा प्यारा कच्चा तेल जी। $110 पे, इसमें एक मुझे समझ में आ रही ट्रेंड। और एक बार अब हम लोगों ने जब सुबह उठ के अचानक देखा था तो 115 पे खड़ा था ये मतलब जी, अचानक से 15-20 डॉलर 23% ऊपर गया था, राइट। फिर वहां से उसी दिन वापस फिर आ गया, वो वही पे जहां से चला था। फिर उसके बाद इसने धीरे धीरे करके 100 को पार कर दिया। अब आप पिछले जी, 3-4 दिन से देखिए, लास्ट वीक में तो ये 106 107 को इसने अपना एक बेस बनाने की कोशिश करा, मतलब ये अपना एंकर डाल रहा है वहां पे कि ये मेरा एक लेवल है, आप समझ लो धीरे धीरे। ये पिछले दो जी, तीन दिन में कई बार 112 तक गया, फिर लौट आता है, और 107 के नीचे नहीं जाता है। तो जी। अब इसने ये मान लेना चाहिए कि 100 के ऊपर तो इसने अपना एक बढ़िया खूंटा गाड़ दिया है। अब 100 के ऊपर ये इधर उधर पेंडुलम की तरह घूम रहा है। चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, इससे बड़ा फ्रेगमेंटेड क्रूड मार्केट मैंने कभी देखा नहीं, कि एशियन बास्केट कहीं और ट्रेड हो रही है, ब्रेंट कहीं और ट्रेड हो रहा है, डब्ल्यूटीआई कहीं और ट्रेड हो रहा है। और ये चार्ट ब्रेंट का है। ब्रेंट हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि डब्ल्यूटीआई 0 के नीचे गया था, तो वो चार्ट्स ठीक से बनते ही नहीं है। तो अब हमें जो भी रुझान उठाना है वो ब्रेंट से उठाना है, और एक बहुत, ब्रेंट भी एक बहुत लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है।
तो WTI तो अभी भी 100 के नीचे चल रहा है, फर्स्ट मंथ 100 के नीचे अटक के चल रहा है। और ये $20 का जो ब्रेंट प्रीमियम है ना, ये लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, मतलब ट्रेडिंग लाइफ में, मेरे वर्किंग लाइफ में ब्रेंट का $20 का प्रीमियम टू WTI, मतलब WTI चल रहा है 100 के आसपास, ब्रेंट चल रहा है 120 के आसपास। ये मतलब ऐतिहासिक है। तो अभी इसके बाद क्या होगा, ये भी सब लोग पहली बार जिंदगी में देखेंगे, मतलब एवरीबॉडी इन द एनर्जीज बास्केट विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्या हो रहा है। और आप देखिए कि एशियन क्रूड जो है वो बास्केट अलग ही चल रही है, वो हमेशा से अलग थोड़ी चलती थी, लेकिन इतनी अलग कि वो ब्रेंट से भी ऊपर चल रही है। तो इस बार तो पूरा मार्केट तितर-बितर है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है। क्योंकि कोई न्यूज़ फ्लो तो आ नहीं रहा है। डिसाइसिव न्यूज़ फ्लो कहीं से नहीं आ रहा है। ना ईरान से आ रहा है, ना यूएस की साइड से आ रहा है। अब पहले जो 2-4 दिन बहुत ज़्यादा कवरेज था, अब वो है नहीं। तो अब आपको एग्ज़ैक्टली मालूम नहीं कि चल क्या रहा है। और हर जगह न्यूज़ जो है सेंसर्ड है। जहाँ से भी आना है, उन सारी जगहों पे अब न्यूज़ उतना सेंसर्ड है। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि कोई वो न्यूज़ बाहर आए। तो हमारे पास तो कोई तरीका है नहीं उसको देखने का। जिनके पास सैटेलाइट इमेजरी या बड़े-बड़े जो फंड्स हैं, जिनके पास सैटेलाइट इमेजरी और उस तरह के जिनके पास टूल्स हैं, वो भले ही उनको समझ में आ जाए कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। बट हमारे लिए तो प्राइस ही एक वो सोर्स है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्राइस को देखते रहिए, बाकी काम हो जाएँगे। मुझे डर खाली यही है कि मेरा भी 120 का टारगेट था, ऑरेंज लाइन का 120-21 का, मुझे लगा यहाँ तक तो आना है। प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ यहाँ आने के बाद अभी रुकने को कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो अगर ये डबल टॉप जैसा कुछ सिनेरियो बना है और ये 120-21 में इस हफ्ते रुक गया है, तो फाइन, वेरी गुड। लेकिन अगले हफ्ते का चैलेंज यही 2 है मेरे हिसाब से। रुपया क्या करेगा और क्रूड क्या करेगा? ये मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक के 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ भी है, क्योंकि 31 तारीख, 30-31 फिर वो 2 ही दिन रह जाएँगे। तो मोर और लेस आई थिंक लास्ट वीक इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट वीक टू ट्रेड, क्योंकि उसमें एक चलिए छुट्टी भी है, लेकिन वो 4-5 दिन नेक्स्ट जो है बहुत क्रूशियल है। 31 को तो बैंक बंद है, तो सेटलमेंट मर्ज होगा और वो छुट्टी रहेगी। तो नेक्स्ट 4-5 सेशंस बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, सबके लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ भी है, रुपया बहुत क्रिटिकल जगह पे है, क्रूड बहुत क्रिटिकल जगह पे है और निफ्टी भी बहुत क्रिटिकल जगह पे है। 22,900 23,000 का जो सपोर्ट आ रहा है लास्ट 4-5 सेशन में, क्या वो टिकेगा, हम्म। क्या वो नहीं टिकेगा? तो आई थिंक नेक्स्ट हफ्ता वही जो मैं बोलता हूँ बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। और छुट्टियाँ-वुट्टियाँ कैंसल करिए, बैठिए 15 दिन और फिर देखते हैं मार्केट क्या करता है, उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे। कच्चे तेल में दरअसल सही कह रहे हो आप कि ये इस समय न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है और इसमें किसी को अंदाजा नहीं, ब्रेंट में और WTI या यूएस क्रूड में ज़्यादा से ज़्यादा $2-3 का डिफरेंस होता था, मैक्सिमम 2 ढाई डॉलर का। इस समय हुँ, बहुत बड़ा गैप है। कभी तो WTI ऊपर चला जाता है और हुँ, ब्रेंट नीचे रहता है। ये फ्यूचर के जी, प्राइस हैं। स्पॉट प्राइस में इंडियन क्रूड बास्केट $150 की है। $150 पे इस समय भारत की तेल कंपनियां तेल खरीद रही हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि अब तो 109 दिख रहा है। $150। तो क्रूड बास्केट में अलग अलग जगहों से अलग अलग तेल खरीदते हैं और स्पॉट पे तो बार्गेन चल रहा है इस समय, जिसको जो भाव मिल जा रहा है वो छाप रहा है। तो क्रूड के सच में बहुत सारे प्राइस चल रहे हैं। अब उसमें से कौन सही है कौन गलत है ये सब बात की बातें हैं। तो ये एक न्यूज ड्रिवन काउंटर, इसमें कब क्या हो जाए पता नहीं है। अचानक से युद्ध रुक गया तो ये 20% नीचे गिर सकता है और कुछ और हो गया तो अचानक से आपको मंडे को $150 पे दिख सकता है। तो क्रूड पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और से लाइकवाइज करेंसी, क्योंकि अभी ऑयल कंपनीज की तरफ से भयंकर डिमांड आ रही है। अगर आपको कल तक आप 70-80-90 डॉलर पे खरीद रहे थे क्रूड, अब आपको $150 पे, तो यू नीड मोर डॉलर्स। तो आप जाएंगे तो करेंसी अपना वीक होगी। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये कब खत्म होगा पता नहीं भाई, युद्ध का तो किसी को अंदाजा ही नहीं। ट्रम्प साहब ने अभी आज मतलब शुक्रवार की शाम को नाटो को इतना बुरी तरीके से कावड़ आवर्ड बोल दिया कि सब डरपोक लोग हैं, इनको मैं याद रखूंगा, इनको मैं बताऊंगा ये सब। तो जहां पे इतना डाइसी सिचुएशन है वहां पे बड़ा मुश्किल है अंदाजा लगा पाना कि क्या होने वाला है। तो क्रूड और करेंसी दो स्पॉइलर, एक्चुअली ये विलेन है मार्केट के। जब तक ये रहेंगे ना, ये क्या राहु केतु टाइप के बन गए हैं कि ये परेशान करते रहेंगे मार्केट को, क्योंकि करेंसी जितना हुँ, वीक होगी मार्केट उतना वीक होगा। तो ये अब देखते हैं कब राहु की दशा बदलती है। वैसे 11 नहीं, मेरे ख्याल में 2 अप्रैल को एक दशा बदलने वाली, सूर्य का कुछ चेंज होने वाला है और उससे पहले तो हो सकता है कुछ इनकी भी दशा चेंज हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। तो इसमें एक जरूरी चीज आप लोगों को ये बता दूं कि ये डिस्क्लेमर है सरवेन जी का, मेरा भी समझ लीजिए इसको, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं या कोई भी सौदा आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस पूछ लीजिए। ये सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से, पर्सपेक्टिव के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको समझाने के लिए
दिया गया। चूंकि हम लोग चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेवल्स डिस्कस हो जाते हैं, तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हम कॉल दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत क्लियरली मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा। तो सरवन जी, मैंने आपसे एक चीज कहा था, मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बात ये है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने एक पॉडकास्ट किया है, और ये एन षणमुगनाथन करके एक इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर है, चेन्नई में रहते हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है, और वो किताब मेरे पास भी है, उन्होंने भेजी मुझे पढ़ने के लिए। इसमें उनके दो प्रिमाइसेस जिसको उन्होंने समझाया है, एक तो ये उनका बहुत फर्म बिलीफ है कि डॉलर कोलैप्स होगा, और उसकी वजह से यूएस में भयानक दिक्कत आएगी और रिसेशन होगा, तगड़ा रिसेशन होगा यूएस में। और ईरान वॉर ने तो उसको और एडवांस कर दिया है, पहले थोड़ा डिले होने की संभावना थी, और एडवांस हो गया है, क्योंकि सिचुएशन उनके हिसाब से काफी डेट वर्ट जो बढ़ गया है, 30-35 ट्रिलियन डॉलर डेट हो गया, वो दिक्कत करेगा। दूसरी थ्योरी वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका फायदा गोल्ड को मिलेगा। तो अभी जो गोल्ड खूब गिरा हुआ है, उनके अकॉर्डिंगली कि ये सब पूरा इकोनॉमिक रिसेटल होगा, तो गोल्ड विल बी द विनर। ये इसीलिए हमने इसका नाम भी लिख दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा सब बोला तो हमने इसका नाम लिखा। तो ये शो चैनल पे डला हुआ है, तो दर्शकों के लिए मैंने इसलिए लगाया कि क्योंकि हम लोग बात करते रहते हैं गोल्ड और इन सब की, तो ये आप देख सकते हैं, आपको मजा आएगा इनको एक नए एंगल से सोचने समझने की, उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, तो इंटरेस्टिंग था। तो हमने कहा इसको क्रॉस प्रमोशन कर दें सरवीन जी के शो में गोल्ड सिल्वर के साथ। अब मेरा आखिरी सवाल, जिसका आपने सीधे सीधे थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब दिया, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, अगले हफ्ते आपका मूड बायर का रहेगा या सेलर का रहेगा? मतलब थोड़ा सा बढ़ा तो आप दौड़ जाओगे सेल करने के लिए, या नहीं यार हम अगले हफ्ते तो भाई मैं सेल नहीं करूंगा, बाय भले ना करूं? देखिए, इसमें सेलिंग के रिजॉर्ट तो बचे नहीं, तो सेल करने का तो कोई सीन बनेगा नहीं इन लेवल्स पे। अगर एक डिसेंट बाउंस बैक कुछ 800 700 800 पॉइंट का कोई बाउंस बैक आए, जिस तरह की रीडिंग्स बने थे, और कोशिश हुई थी उस बाउंस बैक की वीक के स्टार्ट में, बट वी टुवर्ड्स द वीकेंड ये जैसे ये 2-3 दिन में फिसल फिसल आउट हो गया वो। तो शॉर्ट के तो रिजॉर्ट है नहीं, तो शॉर्ट का तो कोई सीन ही नहीं है जब तक आपको एक डिसेंट पुल बैक नहीं मिले। तो आप या तो न्यूट्रल रहेंगे, या तो डेफिनेटली आप 22,800 22,900 के स्टॉप लॉस से आप कहीं कुछ, जिसको बोलते हैं ना निबलिंग, कुछ थोड़ा लेने की आप कोशिश करेंगे बाजार में। तो मेरे हिसाब से तो या आइदर न्यूट्रल और स्लाइटली बुलिश, बेचने के रिजॉर्ट बचे नहीं, तो बेचने का कोई सवाल इस लेवल से तो होता नहीं। वीकेंड में क्या करो, धुरंधर 2 देखने जा रहे हो क्या? देखिए, ट्राई करेंगे, बट अभी बहुत ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है, मिलनी चाहिए आई थिंक। मिली तो बिल्कुल जाएंगे देखने के लिए। वाह, जाओ देख के आओ, बताओ मुझे कैसी है। मैंने तो शपथ ले रखी जी। है कि मैं सिनेमा हॉल नहीं जाऊंगा। हालांकि बीच में एक आध बार मेरी शपथ टूटी, लेकिन हमने तय कर रखा है मुझे सिनेमा हॉल नहीं जाना है, मैं ओटीटी पे ही देखूंगा। नहीं, बात तो सही है आपकी, बट आई थिंक ये एक ऐसी मूवी थी कि जो मैंने बोला ना, जब हमने इसकी पहली वाली भी देखी थी, कि भाई आपको इतनी लंबी मूवी है लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके और टाइम कब निकल गया। तो आई होप सेकंड वाली उसको मैच करे। मेरा तो अपना ऐसा मानना है कि सीक्वल कभी भी ओरिजिनल को बीट नहीं कर पाता है, आज तक मुझे मिक्स तो नहीं मिक्स लगा। रिव्यूज आ रहे हैं, मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब बाहुबली को भी आप देखिए, बाहुबली 2 मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जो बाहुबली 1 ने क्रेशेंडो बना दिया था, बाहुबली 2 उसके आसपास भी नहीं पहुंची। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सीक्वल मुझे तो नहीं कभी मजा आता है, सीक्वल में उतना मुझे लगता है कि नहीं होता, बट क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में है, शायद कुछ फर्क हो। सो लेट्स सी, हम्म। इसको नहीं, जैसे देखेंगे। ये बात सही करो आपकी, सीक्वल बहुत रेयर, मतलब इवन हॉलीवुड वालों में सीक्वल बहुत कम अच्छी बन पाती है। जैसे एक फॉडर सीरीज है, वो देखिएगा आप, उसके उसके 3 सीजन बहुत बढ़िया है। तेहरान का तीसरा सीजन आया हुआ है, 2 सीजन मैंने देखे, दोनों बहुत ही शानदार है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ ना, तो मैं आम, मेरी नजरिया नहीं, क्योंकि मैं थिएटर से रिलेटेड रहा हूँ, तो मेरा देखने का नजरिया क्राफ्ट के हिसाब से हो जाता है। तो जी। 10 में से 9 फिल्में मुझे बहुत खराब लगती है। जैसे धुरंधर 1 में एक तो मुझे उसकी स्टोरी बहुत वीक लगी, उसके डायलॉग्स ओके। उससे भी ज्यादा वीक हैं, मतलब इतने चालू टाइप के डायलॉग जिसने भी लिखे हैं, मजा नहीं आया उसमें हमें। तो और स्टोरी थोड़ी बिखरी हुई सी लगी मुझे। तो अब मैं ये लिखता तो लोग एकदम मेरे पीछे पड़ जाते राशन पानी लेके कि यार इतनी अच्छी फिल्म तुम बुराई कर रहे हो। तो इसलिए मैं जनरली नहीं जाता हूँ थिएटर में, कि मैं 1,000 रुपए खर्च करके आऊँ, मजा भी ना आए, और ट्विटर पे लिख दूं तो ट्रोलिंग हो जाए, तो इसलिए मैं बचता हूँ। पैसा तो बच जाए कम से कम। लेकिन मूवी मूवी समझने के बाद, मूवी देखने के बाद कुछ ना कुछ तो पैसा वसूल होता है। मैं हर मूवी में कोई ना कोई एक हम्म, आपको सीख तो जरूर मिलती है, चाहे कितनी भी रोम कॉम या कितनी भी पॉट बॉयलर और कितनी भी बॉलीवुड टाइप की मूवी हो, कुछ ना कुछ तो हम्म, टेक अवे हर मूवी से मिलता है, और कुछ तो बहुत ही
क्लासिक मूवीज होती हैं जिनसे मतलब आप पूरी मैनेजमेंट की थीसिस लिख सकते हो। तो आई थिंक मुझे उस एंगल से भी मैं मूवीज को देखता हूँ। और धुरंधर देख के ये समझ में आया कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था। एटलीस्ट उसका एक बड़ा हाँ कारण समझ में आया कि हिडन मीनिंग क्या हो सकता था कि उन जाली नोटों को खत्म किया गया जो हम्म। सिस्टम में चल रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है एकदम। देखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं क्यों नहीं देखता हूँ, मैं इसलिए अपना रीजन बताया। अब धुरंधर 2 जब ओटीटी में आएगी तो एक आध महीने बाद मैं इसको देखूंगा, और उसके बाद लिखूंगा तो लोग कम कर आएंगे। अभी तो लोग बहुत एकदम, आजकल समझ रहे हो ना, इधर उधर के लोग देख रहे हैं, तो या तो इधर वाले मेरे को ट्रोल करेंगे या उधर वाले करेंगे। तो मैं देखिए नहीं मार्केट में लिखूंगा। और चीजों में जहां आदमी इमोशन जोड़ देता है ना अपना, जब आपने होता क्या है मूवी देखने के बाद आप उस मूवी को अगर आपने ओन कर लिया तो आपने अपने सारे इमोशन उसको दे दिए, आपने उसको ओन कर लिया। आप ही राइट। उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब बन चुके हो इंटरनली। उस तरह का जब आप इमोशन किसी चीज के साथ बांध लेते हो ना, तो यही सीखना है कि ट्रेड के साथ ये नहीं करना है। डोंट मैरी योर ट्रेड। ठीक है? यस। ये मूवी तक जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। ये एटीट्यूड अगर आपने बाजार में लगाया कि यू ओन योर ट्रेड और उसमें आपने अपने बाइसेस घुसेड़ दिए, तो निश्चित आपका बैंड बजने वाला बज जाएगा बाजार में। तो ये चीज़ बाजार में नहीं करनी चाहिए कि आप उस चीज़ को ओन करके आप उसके साथ शादी कर लो। तो ठीक है, मूवी थी, आई गई। अब तो मेजर 2-3 चीज़ें जो जैसे मैंने बोला, मुझे जो जो 2-4 चीज़ें अच्छी लगी, मुझे समझ में आई कुछ चीज़ें कि ये भी एक कारण हो सकता था, जो पहले नहीं लगता था। तो लगा कि यार ये भी एक कारण हो सकता था। तो यस, तो आई थिंक हर चीज़ कुछ सिखा के जाती है। हर मूवी चलो, में कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता है। आप जी, देख के आओ और फिर अगले हफ्ते हमको थोड़ा सा बताना आपने कैसे देखा। हम लोग अगले अगले वाले शो में जी, धुरंधर जी। 2 पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और हम तो देखेंगे नहीं हॉल में। और बाकी मैं, अच्छा, मैं चोरी वाली भी नहीं देखता हूँ, उसका प्रिंट नहीं अच्छा होता है। एक आध लोगों ने अरे जुगाड़ दादा! बताया ऐसे देख रहा है, खराब प्रिंट में नहीं देखूंगा मैं। पिक्चर देखूंगा तो बढ़िया प्रिंट में देखूंगा, वरना मैं नहीं देखूंगा। वरना दाएं बाएं लोग जुगाड़ लगा के दिखाने की कोशिश करते इस मूवी के साथ जो ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर है ना, वही हैं। उसका हाइलाइट पॉइंट है, वही आपको सोने नहीं देता है, मेरा कहने का मतलब है। बाकी जैसे आपने बोला स्टोरी थोड़ी हल्की-फुल्की कहीं इधर-उधर हो सकती है, बट इसका बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है तो आई एम अज्यूमिंग कि सेकंड पार्ट में भी बैकग्राउंड स्कोर अच्छा होगा। तो थिएटर का वो मज़ा अलग है, मतलब वो डॉल बाई बड़े-बड़े स्पीकर्स और वो पूरा आपका जो 70 साउंड है, उसके मज़े अलग होते हैं। घर में आप उतना बड़ा सिस्टम किसी के पास होगा नहीं, अगर है, तो आपके मोहल्ले वाले उसको चलाने नहीं देंगे आपको। बिल्डिंग वाले आ जाएँगे घंटी बजाने के लिए, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। चलो बढ़िया है, अपना आप देखो वो एंजॉय करो वीकेंड में। और जी, लोगों से यही फिल्म देख के कम से कम अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट चलते नहीं। मार्केट में तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको, जो ऑब्जेक्टिवली ट्रेड मिलेगा वही आपको करना है। तो सरन जी, थैंक ऑफ यू सो मच। जी, कुछ कह रहे थे जी, आप? जी। नहीं, नहीं, मैं यही बोल रहा था कि वीकेंड में तो हमारे पास काम ही है। कुछ नए स्टूडेंट्स, कुछ नए बच्चों को पढ़ाएँगे और नए साइकिल में कुछ लोगों को नए लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ाएँगे। वही वही थॉट है। तो आई थिंक नेक्स्ट इस वीकेंड में तो नए बच्चों को पढ़ाने का ज़िम्मा लिया है, तो वो उनको फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाएँगे। बिल्कुल, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू। देखते हैं मार्केट अगले हफ्ते क्या पिवट पॉइंट लेके आता है, और बाकी मैक्रो में क्या चेंजेस होते हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिक्चर देखिए, मौज करिए, एंजॉय करिए। मार्केट है तो चलता ही रहेगा, आज नहीं तो कल।